नमस्कार साथियों, मैं राहुल पचवाणिया स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल RASP एकेडमी पर। आज से जो हम शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं जो दिल्ली पुलिस का हमारा एग्जाम आ रहा है इस साल, उसके लिए मैथ की दी बेस्ट प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेशन में हम जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में जितने भी मैथ्स की शिफ्ट के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और उनकी बढ़िया प्रैक्टिस यहाँ पर आपकी हो जाएगी। इसके लिए आपको एक बार कंसेप्ट रिवीजन आशा करता हूं कि किया हुआ होगा, उसके बाद सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए, आपका मैथ का स्कोर जरूर इंक्रीज होगा। तो हम शुरू करते हैं आज से अपना टॉपिक। जो पहला पेपर है वो पहली शिफ्ट का है, 10 तारीख को जो शिफ्ट आई थी हमारे पास, उसके एनालिसिस करेंगे और उसके सॉल्यूशंस हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि इफ 1/x + 1/y + 1/z, कि यदि 1/x + 1/y + 1/z इज इक्वल्स टू 1 है, तो हमें निकालना है 1/z - 1 इंटू 1/x + 1/y प्लस में 1/y - 1 और इन जो बच गए उनका सम, प्लस निकालना है हमें क्या 1/x - 1 इंटू 1/y + 1/z। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। किस प्रकार से निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखेंगे, उस बात को लेंगे जो हमारे पास गिवन है, जो चीज़ हमें दे रखी है उस वैल्यू को हम यूज करके इस वैल्यू में केवल सब्स्टिट्यूट करेंगे उसकी वैल्यू। हमें पता है कि 1/x + 1/y + 1/z की वैल्यू किसके बराबर है? इसकी वैल्यू है 1 के बराबर। यहाँ से हमें 1/z - 1 निकालना है और यहाँ से 1/x + 1/y, तो इसको मैं 1/x + 1/y इज इक्वल्स टू 1 - 1/z, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये आ जाएगा z - 1/1। इसी प्रकार इसकी वैल्यू निकालूंगा अगर मैं 1/x + 1/y, तो यह आ जाएगा 1 - 1/y, यह आ जाएगा y अपॉन, यहाँ पर z आएगा, यहाँ पर y। सेम एज 1/y + 1/z की वैल्यू इसकी हो जाएगी 1 - 1/x, यह आ जाएगा x - 1/x, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हम केवल इन वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/x + 1/y की जगह जो हम वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे z - 1/z, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/z - 1 मल्टीप्लाई बाई z - 1/z प्लस 1/y - 1 इंटू y - 1/y प्लस 1/x - 1 इंटू में x - 1/x। ये सभी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये जाएगा 1/z + 1/y + 1/x, और ये वैल्यू हमें यहाँ पर क्या रखी है? दे रखी है, गिवन है ये वैल्यू, तो इस वैल्यू को हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या 1। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करेंगे कि जो हमें गिवन वैल्यू है उसी वैल्यू को यूज करेंगे और वहां से जो वैल्यू हमें यहां पर पुट करनी है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है कि ए सिलेंड्रिकल टैंक हैविंग एन इंटरनल रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर। कोई सिलेंड्रिकल टैंक है हमारे पास, उसकी इंटरनल रेडियस है वो कितनी है? सिलेंड्रिकल टैंक कुछ इस प्रकार से होगा हमारे पास, कुछ जो इंटरनल रेडियस हमारे पास दे रखी है वो दे रखी कितनी? 14 मीटर। तो रेडियस आ गई हमारे पास कितनी? 14 मीटर। एंड कंटेन्स वाटर अप टू ए डेप्थ ऑफ 10 मीटर, और मान लीजिए 10 मीटर तक ये इसकी कुछ हाइट होगी। हमारे पास पता है कि 10 मीटर तक हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर तक इसमें पानी भरा हुआ है। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द वेट सरफेस? हमें निकालना है कि जो वेट सरफेस है, मतलब जहां तक पानी भरा हुआ है उतने पोर्शन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर ये h हाइट तक भरा हुआ है पानी, तो भी ये शेप में तो सिलेंडर की शेप में है, शेप तो इसकी चेंज नहीं हो रही है, तो यहां पर इतना भी ये सिलेंडर ही बनेगा। और हमें पता है कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा?
2 पाई आर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया, हाइट कितनी मान लीजिए h, टोटल इसकी h हाइट है, हमने मान ली कि 10 सेंटीमीटर तक उसकी हाइट h1 है, तो 2 पाई आर h1 प्लस जो नीचे का बेस का एरिया होगा वो भी तो गिल्ला ही होगा, उसके ऊपर ही तो पानी टिका हुआ है, तो 2 पाई आर एच जो कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर के अंदर का जो एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया है वो गिल्ला है, प्लस पाई आर स्क्वायर, यह आ जाएगा 2 पाई आर कॉमन, टू पाई आर, इसकी वैल्यू यहां पर आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, पाई कॉमन ले लिया जैसे और आर कॉमन आ गया, यहां पर बच गया कितना 2h1 प्लस आर, पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, रेडियस कितनी है 14 इंटू में 2h कितना हो जाएगा 20 प्लस रेडियस कितनी है 14, 7 दूनी 14, यह आ जाएगा 22 गुणा 2 गुणा में 34, 34 दूनी 68 गुणा 22। अब इसको आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, इसको मैं यहाँ पर 11 गुणा 2 लिख लूँ, अगर आप 22 से इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो पा रहे हो आसानी से तो 11 गुणा 2 गुणा 68 लिख लीजिए, क्योंकि 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13 गुणा 11, 11 6 6 हासिल 6, 33 और 6 39 हासिल 3, 11 कम 11 12 13 14, 1496 और ये क्या है मीटर, तो मीटर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। हमें देखना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया जहां तक पानी भरा हुआ है, पानी है, पानी कहां तक है, पानी बेस में, जो बेस का एरिया है वहां पर पानी है और इतनी h हाइट तक कर्व्ड सरफेस एरिया के पानी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1496। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थर्ड क्वेश्चन, कहता है हमारे पास कि 6 सही 2/7 ऑफ 2 सही 6/11 गुणा 1/4 प्लस करली ब्रैकेट 25 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3/5। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का जो हमारा कंसेप्ट है, इसमें हम कंसेप्ट टॉक करते हैं, जिसमें कंसेप्ट वो एक रूल पर चलता है, बोर्ड मास पर। बोर्ड मास के रूल के ऊपर ही कंप्लीट जो हमारा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है वो टिका हुआ है। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद हम सोल्व करेंगे ऑफ को, फिर डिवाइड, एम का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। मतलब अगर कोई भी इक्वेशन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में दी हुई है तो सबसे पहले हम जो उसमें करेंगे वो करेंगे ब्रैकेट को खोलेंगे, उसके बाद ब्रैकेट खोलने के बाद ऑफ का जो फॉर्मूला होगा, जहां पर ऑफ लिख रखा है, जैसे यहां पर ऑफ है तो इस ऑफ को हम एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो यही फॉर्मूला यहां पर हम लगाएंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या, सबसे पहले हमें क्या करना है, अब देखिए इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में प्लस का साइन है, तो यहां हम इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग सोल्व कर सकते हैं। मतलब ये प्लस का साइन इन दोनों इक्वेशंस पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, केवल जोड़ होगा, वो जोड़ हम पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी। तो सबसे पहले इसको करेंगे 7 6 42 और 2 44/7 ऑफ 11 दूनी 22 और 6 28/11, अब गुणा 1/4 प्लस इसको पहले करेंगे कितने का 5 गुणा 3/5, ये तो 3 आ जाएगा आसान। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आता है पहले ऑफ को सोल्व करें या मल्टीप्लाई को सोल्व करें। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है बोर्ड मास का, उसमें सबसे पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, तो मल्टीप्लाई से पहले ऑफ को सोल्व करेंगे। तो ऑफ को आप यहाँ पर लिख तो मल्टीप्लाई सकते हैं, 7 चौके 28, 11 चौके 44। अब इसको भी सोल्व कर सकते हैं क्या, 4 + 3 आपके पास आंसर आ जाएगा 7। तो इतना आसान ही क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। बस बात हमारी ये ध्यान में रहनी चाहिए कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लाइकेशन को, फिर एडिशन को और फिर सब्सट्रैक्शन को।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किरण, विशाल, दिनेश वर्क इन ए जूस फैक्ट्री। 3 लड़के हैं, किरण, विशाल और दिनेश किसी भी एक जूस फैक्ट्री में काम करते हैं। किरण टेक्स 2 hours टू एक्सट्रैक्ट एज मच जूस एज विशाल कैन इन 3 hours। किरण जो करता है वो 2 घंटे ज्यादा 2 घंटों में किरण टेक्स 2 hours टू एक्सट्रैक्ट एज मच जूस एज, यहां पर किरण है हमारे पास, उसके बाद दूसरा है विशाल और दिनेश। अब ये कह रहा है कि किरण है वो 2 घंटे लेता है उतना जूस निकालने में जितना विशाल लेता है 3 घंटे। 3 घंटे में जितना जूस विशाल निकालता है उतना है। अब किरण 3 घंटे में मान लीजिए के लीटर, 2 घंटे में 2 घंटे दे रखे इसकी, तो 2 घंटे में मान लीजिए के लीटर जूस निकालता है, तो टोटल जूस कितना हो जाएगा 2 इंटू के। भाई मान लेंगे ये इसकी क्या है, 1 घंटे की एफिशिएंसी है कि किरण 1 घंटे में के जूस निकालता है, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा 2K, वो बराबर है 3V के बराबर। एक इक्वेशन ये आ गई, के रेशियो भी कितना आ गया अपने पास 3:2। दूसरी लाइन कहती है कि दिनेश टेक 5 hours टू एक्सट्रैक्ट एज मच जूस एज किरण एक्सट्रैक्ट इन 4 hours। दिनेश 5 घंटे लेता है, 5 घंटे में दिनेश 5 निकालेगा, इतना जूस निकालता है जितना किरण 4 घंटे में निकालता है। तो D/K कितना आ जाएगा 4 ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। यहां पर मान लीजिए क्या है, इन D और K में है तो यहां पर D लिख लीजिए। यहां पर कितना है K के नीचे 5 और यहां पर 4। अब इसको रेशियो हमारे पास कैसे सोल्व करेंगे, जो 3 है उसको यहां पर एज इट इज रख देंगे और जो 5 यहां पर है इसको जितनी बार भी जितनी जगह भी खाली है उसको रिपीट करते जाएंगे, फिर कर देंगे इनको मल्टीप्लाई। 4 × 12 15 10। इस रेशियो में वो जूस निकाल रहे हैं। ए टैंक कैन बी फिल्ड विद जूस इन 48 hours इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर। अगर तीनों साथ काम कर रहे हैं तो टोटल टाइम टू फिल सिलेंडर 48 hours। अगर तीनों मिलकर काम करें तो उस सिलेंडर को 48 घंटे में भर देंगे। 1 घंटे में कितना जूस ये निकाल के डाल रहे हैं उसमें 12 और 15 27 और 10 37। 1 घंटे में 37 यूनिट डाल रहे हैं, टोटल घंटे कितने आ गए 28। तो ये वॉल्यूम आ गई किसकी, सिलेंडर की वॉल्यूम आ जाएगी। भाई 48 घंटे लगातार भर रहे हैं उसमें और 1 घंटे में 37 लीटर भर रहे हैं, तो 37 × 48 उसकी वॉल्यूम। हमें निकालना है क्या, हाउ विल इट लेंग टेक टू टेक दिनेश अलोन। अगर दिनेश अकेला भरे तो उसको कितनी देर में भर देगा। दिनेश की एफिशिएंसी कितनी है 12। भाई दिनेश एक टोटल वॉल्यूम इतनी आ गई सिलेंडर की, दिनेश 1 घंटे में केवल 12 लीटर का डाल रहा है, तो 12 × 4 = 48, 7 × 4 = 28, हासिल 2, 4 × 12 = 13, 148। तो दिनेश ये वॉल्यूम आई थी, तो वॉल्यूम आई थी 37 × 48 और VD दिनेश कितनी देर में इस वॉल्यूम को भर देगा, वो आ जाएगा 148 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद आपका, ए डीलर परचेज ए वाटर। ये आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, आसान क्वेश्चन था, केवल इनकी एफिशिएंसी निकाल करके और कंपेयर करना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ए डीलर परचेज ए वाटर कूलर फॉर ₹5800। कोई भी एक डीलर है वो एक वाटर कूलर को परचेज करता है, वाटर कूलर की सीपी कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो है 5800। 5800 रुपए में दिन एक डीलर है वो एक वाटर कूलर को खरीदता है। ये अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 12%। 12% का डिस्काउंट दे देता है वो ऑन इट मार्क प्राइस, इसके मार्क्ड प्राइस पर 12% का डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाएगा। भाई 5800 का उसने खरीदा है तो उसको कुछ मार्क प्राइस बढ़ाएगा तभी उसके ऊपर डिस्काउंट दे पाएगा। प्रॉफिट फिर भी कितना हो जाता है उसको, 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट हो जाता है उसको। तो हमें निकालना है क्या,
फाइंड द एमपी, हमें मार्क प्राइस निकालना है कि इसने ये मार्क प्राइस कितना कितना ये इसके ऊपर बढ़ाए कि उसको जो 10% का प्रॉफिट हो जाए। अब हमें पता है कि हमारे पास अगर सीपी, यहाँ पर एक वैल्यू होती है सीपी कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर सेलिंग प्राइस और यहाँ पर मार्क प्राइस। अगर हमें सीपी और एसपी में रिलेशन निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, या तो प्रॉफिट परसेंट पता होना चाहिए कि हमें भाई 1000 रुपए की चीज थी उस पर इतना प्रॉफिट हुआ है तो हम सेलिंग प्राइस उसकी निकाल सकते हैं, या हमें लॉस परसेंट पता होना चाहिए। तो सीपी एसपी में जो रिलेशन बताता है वो प्रॉफिट बताता है या लॉस बताता है। उसके बाद सेलिंग प्राइस में और मार्क प्राइस में जो रिलेशन बताता है वो केवल एक चीज बताती है, क्या, डिस्काउंट परसेंट। भाई डिस्काउंट नेगेटिव होगा, इसमें से नेगेटिव होगा। एमपी में से डिस्काउंट घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब जैसे कोई हमारे पास एक, इस थॉट प्रोसेस को समझने को, इस क्वेश्चन में हमें टाइम कम करने के लिए एक चीज समझते हैं कि हमारे पास जैसे सीपी है, कोई भी वस्तु है उसकी कीमत मान लीजिए सीपी से हमने डिनोट कर दी, इस पे मैं कह दूं 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सीपी का 110/100 गुणा 110/100 गुणा कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। कंसेप्ट है कि सीपी पे इतना प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस मिल गया। अब क्वेश्चन में एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ देगा कि भाई सीपी पे 10% का प्रॉफिट हुआ, आप एसपी हमें बता दो। एक कह देगा कि एसपी बता देगा आपको और बता देगा कि उस वस्तु के ऊपर 10% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो अगर हम इस वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तो सीपी से एसपी जाने के लिए क्या करेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100, 100 सीपी गुणा में 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 इज इक्वल टू एसपी। और वापिस आने के लिए, एसपी से सीपी आने के लिए एसपी को हम गुणा कर देंगे किससे, 100/100 प्लस प्रॉफिट, इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम चीज यहां पर डिस्काउंट में होगी कि अगर मार्क प्राइस पर मान लीजिए 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट मतलब 90/100 कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और अगर सेलिंग प्राइस से एमपी पर जाना है, सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस पर जाना है तो उल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे 100/9। ये जो वैल्यूज हैं ये हमें कैलकुलेशन हमारी तेज कर देंगी। जैसे अगर हमें सीपी दिया हुआ एसपी तो हम पहले सीपी का इसके दोस्त निकालेंगे, फिर इसको उससे काटेंगे, फिर उधर ले जाएंगे। उससे डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास जैसे एसपी दे दिया 1100 रुपए, तो 1100 देख के हमें सीपी पूछ दिया और 10% का प्रॉफिट बता दिया, तो 1100 एसपी दे दिया, उस पर 10% का प्रॉफिट, तो 100/110 ये कट जाएगा कितने पर, 10 पर 1000 रुपये क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कि सेलिंग प्राइस है वो 5800 है और प्रॉफिट है वो कितने का है, 10% का। तो हम जो कॉस्ट प्राइस है वो 5800 है और प्रॉफिट है 10% का, तो एसपी हम निकाल सकते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस गुणा में 110/100, 2 0 से 2 0 गई, 11 8 88 हासिल 8, 11 5 55 और 8 63, ये सेलिंग प्राइस आपके पास आ गई। अब आपके पास सेलिंग प्राइस है, डिस्काउंट परसेंट है और आपको निकालना है एमपी। अभी हमने किया है उसमें क्या किया है कि सेलिंग प्राइस से अगर हमें मार्क प्राइस पर जाना है तो सेलिंग प्राइस को 6380 को 100 डिस्काउंट परसेंट माइनस कर देंगे, कितना 12 कितने 88, ये जा रहा है कितने पे 11 8 88, 11 5 55 और 8 580 पर 11 5 55 बच गया 8 8 0। अब ये 8 पे कितने पे जाएगा, 8 5 40, 8 से 8 7 56, 8 7 56 बचा कितना 2 8 2 16 और 8 5 40, ये आ जाएगा कितना 7250 रुपये। तो 7250 जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा किसका, क्या इसका मार्क प्राइस।
72.5 गुणा 100 इक्वल टू 7210। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स हैज बीन टेबुलेटेड। यहां पर एक टेबल बनानी है हमारे पास। यहां पर कुछ चॉकलेट हैं। ये डाटा 2010 का है और ये डाटा 2011 का है। यहां पर ए, बी, सी और ये डी। जो 2010 में ये ए बेचता है वो 72,000, 7.2 लाख, 8.5 लाख, ये 6.9 लाख और ये 5.8 लाख। एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट। चॉकलेट ए की 2010 में 7.2 लाख प्रोडक्शन थी, बी की 8.5, सी की 6.9, डी की 5.8, इसकी थी 7.8 लाख, इसकी थी 8.8 लाख, इसकी थी 7.4 लाख और इसकी थी 6.7 लाख। विच ऑफ दीज चॉकलेट हैज एनकाउंटर्ड मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। कि मिनिमम परसेंटेज किस में बढ़ी है, मिनिमम परसेंटेज किसकी बढ़ी। यहां पर कितना बढ़ा है, 7.2 से 7.8 लाख हो गई, मतलब कितनी 0.6 लाख बटे में कितने 7.2 लाख। भाई इंक्रीज हम ऐसे ही तो निकालते हैं कि 72 से वैल्यू 78 हो गई तो कितनी बढ़ गई, 6 बढ़ गई। किस पर बढ़ी है, 72 पर। ये क्या हो जाएगा, परसेंट निकालना है इसका तो इंटू 100, 12 से 72, 12 8 96, 4/12 ये आ जाएगा 8 सही 1/3%। तो जो चॉकलेट ए है वो कितनी बढ़ गई, 8.13% बढ़ गई। यहां पर ये कितनी बढ़ गई, 0.3 बटे में 8.5 गुणा 100, या इससे डॉट से डॉट कट जाएगा, 300/85%। 3 पे जाएगा ये भाई। यहां पर अगर आप नहीं कर पा रहे तो 300/85, एक 0 5, मतलब 3.5% अप्रोक्स बढ़ेगी। केवल हमें अप्रोक्स निकालने, हमें तो यहां पर 8 कुछ बढ़ रही है, यहां पर 3.5 हमें निकालना है कि मिनिमम किस में बढ़ेगी। यहां पर कितनी बढ़ रही है, 5, 500/69 कितनी बढ़ रही है। अगर इसको 70 में मान ले तो 7 से 42, 7 7 7 पर जा रही है, 7 पॉइंट कुछ % बढ़ रही है। हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर 8 7 3, मतलब 7 आगे कुछ भी आए, लेकिन इन दोनों से तो हमें इसको पता, हम डिफरेंस कर पा रहे हैं कि ये इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। उसके बाद इतना है 9.9 बढ़ गए यहाँ पर बटे में 5.8 गुणा 100, ये हो जाएगा 900/58। ये कितना बढ़ेगा, इसको अगर हम 60 मान कर भी कर रहे हैं, अगर इसको 70 मान रहे थे हम, तो हम ये 7 पॉइंट कुछ से मतलब थोड़ा छोटा आता है। अगर इसको बड़ा माने तो ये 7 पॉइंट से कुछ थोड़ा सा छोटा आता, लेकिन 3 से तो बहुत डिफरेंस हो जाता, तो हम इसको एग्जामाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार इसको अगर हम 60 मान ले, 900/60, 3 पर जाएगा 30/2, लगभग 15% का हमारा, लगभग अप्रोक्स नहीं हो, लगभग। हमें तो बस बताना है कि किस में सबसे कम बड़ा है, तो किस में सबसे कम बड़ा है, बी में। तो जो टाइप बी चॉकलेट हैं वो उनमें क्या है, जो इंक्रीज है वो सबसे कम है। यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रंजन परचेज ए बाईसाइकिल। रंजन कोई साइकिल खरीदता है फॉर ₹5,000, सिप्पी उसकी है 5,000 कि 5,000 रुपये में कोई साइकिल खरीदेगा, एंड पेड ₹250 फॉर इट्स
ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज दे देगा वो दे देगा ₹250। 5,000 की वो उस साइकिल को खरीद रहा है, ₹250 बाजार से घर लाने के उसके दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन की। तो हमारे पास टोटल सीपी कितना हो जाएगा भाई? खर्चा तो हमारा ये भी हो रहा है, केवल दुकानदार का ही खर्चा नहीं होता, उसको घर लाने का भी खर्चा है। कितना हो जाएगा? ₹5250। ₹5250 जो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ गया, उसका टोटल खर्चा पड़ गया। उसके बाद कहता है कि इफ ही सेल्स द साइकिल फॉर ₹5,075, सेलिंग प्राइस है उसकी कितनी? 5,075। 5250 की उसकी पड़ी थी, 5,075 की उसने क्या हो गया? बेची है। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमें निकालना है। सबसे पहली बात तो हमें यहां पर यही दिख जाना चाहिए, इसको प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस भी कितने का हो रहा है? ये 250 ज्यादा है 5,000 से, ये 5,000 से 75 ज्यादा है, तो ये 250 चले जाएंगे, इसमें से 50 200, और 200 में से 25 और घटा देंगे तो कितना बचेगा? 175। 175 का लॉस परसेंट कितने हो जाएगा? कितने का लॉस हो रहा है? एसपी माइनस टोटल जीपी। लॉस यही तो होता है कि जितने में हमने वो चीज खरीदी थी उसमें से जितने हमें मिले हैं वो अगर हम घटा दें तो प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। तो 175 का लॉस कितने पर हो रहा है? 5,000 पर नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 5250 पर। हमें निकालना है परसेंटेज। 10 से 10 ये गई। अब ये 25 पे कितने पे जाता है? 7 पे। ये 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, ये 3 पे चला जाएगा। यह आ जाएगा 10/3%। 10/3% लॉस। 3 तिया 9, 3 से 1/3% लॉस भी हम इसको कह सकते हैं। तो उसको 3 से 1/3% का इस टोटल धंधे में क्या हो गया? नुकसान हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, कोई ट्रायंगल आपके पास पी क्यू आर है, उसमें पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर है, ये साइड इसके बराबर है, एंड एस इज ए पॉइंट ऑन पी क्यू, यहां पर मान लीजिए कोई भी पॉइंट एस है, सच दैट पी एस इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल्स टू क्यू आर। ये तीनों साइड्स आपके पास बराबर दे रखी है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ट्रायंगल्स में, ज्योमेट्री में, कि कोई भी ट्रायंगल ए बी सी है और इस ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में अगर दो साइड्स बराबर हैं, किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में दो साइड्स बराबर हैं, तो तीसरी साइड के साथ जो वो साइड्स एंगल बनाएंगी वो एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। तो सेम इसी प्रकार इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारे पास, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल क्यू पी आर। हमें ये एंगल आपके पास बताना है। इस एंगल को निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल पी एस आर में। ट्रायंगल पी एस आर में क्या है? ये दोनों साइड्स पी एस इज इक्वल टू एस आर है, दो साइड्स बराबर है, तो उनके जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। उसके बाद इसी क्वेश्चन में ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी लगी कि अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है, मान लीजिए ए बी सी, तो ये एंगल अगर मान लीजिए थीटा है और ये एंगल अल्फा है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल का, बाहरी कोण होता है, वो इंटरनल एंगल्स के क्या होता है? सम के बराबर होता है, थीटा प्लस अल्फा। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये थीटा है, ये थीटा है, तो इस ट्रायंगल का ये एंगल है वो क्या है? बाहर वाला कौन है? बाहरी कौन है? तो ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। केवल फिगर से ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये 2 थीटा हो गया। अब ये साइड इसके बराबर है तो ये भी क्या हो गया? 2 थीटा हो गया। उसके बाद पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर भी हमारे पास दे रखा है। ये साइड इसके बराबर है तो ये एंगल अगर 2 थीटा है तो ये कंप्लीट एंगल भी कितना होगा? 2 थीटा होगा, जिसमें से थीटा आ चुका और ये कितना बच गया? थीटा। अब कोई भी एक ट्रायंगल उठा लीजिए, मान लीजिए बड़ी वाली ट्रायंगल उठा लीजिए, ये थीटा, ये 2 थीटा, ये 2 थीटा, तो थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 2 थीटा इन ट्रायंगल पी क्यू आर। थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है? किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों साइड्स का जो जोड़, तीनों एंगल्स का जोड़ 180, 5 थीटा इज इक्वल्स टू 180, थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। यही आपके पास क्वेश्चन पूछ रखा है, क्यू पी आर कितना होगा? आंसर 36 डिग्री। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कॉनिकल शेप्ड कप है व्हेन फिल्ड विद आइसक्रीम फॉर्म्स इनटू द शेप ऑफ हेमिस्फीयर एट इट्स ओपन एंड। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक कोन है, उसके ऊपर आइसक्रीम को हम किस प्रकार से बनाते हैं। कोन और कोन के ऊपर कुछ हेमिस्फीयर, इस प्रकार से ही हेमिस्फीयर उसके ऊपर आइसक्रीम रखी जाती है। अब जो हमारे पास ये दे रखी, इसकी रेडियस दे रखी है 3 और इसकी हाइट दे रखी है कितनी 7, 3 और 7। अब कोई भी कोन है उसके ऊपर हम कितना बड़ा हेमिस्फीयर रख सकते हैं, ये किस बात पर डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करेगा कि कोन के जो वो सर्कल बन रहा है ऊपर, जो कोन का जो अपर सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, उतना बड़ा ही हम उसके ऊपर हेमिस्फीयर या स्फीयर रख सकते हैं। तो इसकी हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी आ जाएगी, r हेमिस्फीयर, इसकी भी 3 आ जाएगी। r कोन कितनी दे रखी है 3 और हाइट ऑफ कोन कितनी 7। हमें निकालनी है वॉल्यूम क्या होगी कंप्लीट, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस 2/3 पाई r क्यूब। यहाँ से हम क्या लेंगे 1/3 और पाई r स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, यहाँ से h प्लस 2r क्या हो जाएगा, h प्लस 2r। तो 1/3 रख देंगे यहाँ पर 22/7। रेडियस कितनी है, रेडियस है इसकी 9, तो 9 गुणा में h प्लस 2r। h कितना है 7 प्लस 2r 6, 7 और 6 13। अब इसमें ऑप्शंस में क्या दे रखा है कि नीचे 21 ही दे रखा है क्वेश्चन के, जो ऑप्शंस आप पढ़ोगे इस क्वेश्चन में एग्जाम में और 21 आ रहा है, तो इसको हम 3 से इसको काटेंगे नहीं, डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर कितना आ गया 22 गुणा 13 नहीं में 117। अब जो सिंपल फॉर्म करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, उसको 2 दे देंगे, 117 को क्या दे देंगे 2, तो यहाँ पर बचेगा 11 गुणा ये कितना 234 बटे में कितना 21। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना एज कंपेयर टू 22 बहुत ही आसान हो जाएगा। तो 11 से करेंगे, 11 चौक 44 हासिल 4, 11 33 और 4 37 हासिल 3, 11 दूनी 22, 23 24 25 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाएगी। यहाँ पर आपको सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे मेंसुरेशन के इस क्वेश्चन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 कि इफ द प्राइस ऑफ ए लेदर बैग इज इंक्रीज बाई 15%, कि किसी जो लेदर है बैग है उसका प्राइस 15% बढ़ गया है एंड देन डिक्रीज बाई 15% और फिर 15% घट गया है, देन व्हाट विल बी द नेट परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स प्राइस। मान लेंगे हम कि लेट प्राइस इज इक्वल्स टू लेट प्राइस ऑफ बैग दे रखा है ना इसमें, लेदर बैग। मान लेंगे कि उसका 100 रुपये है। मैथ में हम कुछ भी मान सकते हैं, सारा मैथ होता है उस पोजीशन पे ही चलता है, तो मान लेंगे 100 रुपये। उसके ऊपर उसने क्या किया कि पहले इसके इंक्रीज को 15% बढ़ा दिया। तो पहले इंक्रीज किया है तो कितना हो जाएगा 100, उस पर कितना इंक्रीज किया है 15%, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 115। फर्स्ट ये इसकी आ गई फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट इंक्रीज करने पर 115। दोबारा क्या किया है कि उसने डिक्रीज कर दिया, तो ये सेकंड वैल्यू हो जाएगी। तो 115 को अब अगर हम 15% डिक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15% डिक्रीज कर दिया हमने, तो 15% डिक्रीज किया तो वैल्यू हमारे पास कितनी बचेगी, वैल्यू हमारे पास 85 बचेगी। भाई 15 को हमने डिक्रीज कर दिया और उस वैल्यू कितनी बच गई 85 बच गई। अब इसको सोल्व करने के लिए इसको मैं कितना दे सकता हूं 17 × 5 लिख सकता हूं, 115 गुणा में 17 गुणा में 5 बटे में 100, कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं। अब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई 17 5 85 हासिल 8, 17 × 17 8 25 का 5 हासिल पाई 2, 17 × 17 और 2 19। अब इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करना और भी आसान हो जाएगा, 5 5 25 हासिल 2, 25 10 27 हासिल 2, 9 5 45 और 2 47 हासिल 4, 5 5 4 4 9 बटे में 100। कितना बन गया अब इसका वैल्यू, अब इसका बन गया 97.75,
0.75 इसकी वैल्यू आ गई बैग की। तो जो न्यू आ गया, न्यू वो आ गया 97 पॉइंट। अब हमें निकालना है कि कितना डिक्रीज हो गया, नेट कितना डिक्रीज हुआ है। पहले कितना था 100, अब हो गया 97.75। तो नेट जो हमारे पास डिक्रीज हो गया वो 2.25 डिक्रीज हो गया। 100 माइनस 2.25। एक तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक है वो बिल्कुल इस ऐसे करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें डायरेक्ट है कि कोई भी दो अगर सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज दे देता है हमारे पास, जैसे अगर पहले A% बढ़ा है और फिर A% घटा है, तो इसके लिए हमें जो सक्सेसिव डिक्रीज होगा, पहली बात तो सबसे पहले होगा वो कम होगा, जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी लॉस हो जाएगा उसको। अगर सेम % इंक्रीज कर रहे हैं और सेम % ही क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। फिर से सुनिए, अगर किसी भी वैल्यू को सेम % इंक्रीज कर रहे हैं और उतनी % डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो वैल्यू में जो कीमत है उसकी घाटा हो जाएगा उसको। और इसका जो कितना घाटा होगा, परसेंटेज चेंज होगा, वो हो जाएगा -((100%). अब यहां पर एक वैल्यू आपको 15% दे रखी है, तो 15% कितनी हो जाएगी, 15 का स्क्वायर 2.25, 2.25 आपके पास नेट घाटा हो जाएगा। तो इतना डिक्रीज हो जाएगा इसके। इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आया था आपके पास 2.13 के ऊपर बार डिवाइडेड बाई 3.12 के ऊपर बार। अब हमें सबसे पहले इस बार को खोल लाना चाहिए। उसके लिए अगर आपके पास जैसे कोई नंबर दे रखा है कि 0.9 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या है कि ये 0.9 जो 9 है वो पॉइंट के बाद बार 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 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इनफिनिट टाइम्स तक क्या हो रहा है, ये बार बार हो रहा है। और अगर जैसे ये आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद 1 तो है, वो तो एक बार आ रहा है, और उसके बाद 2 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसको जो लिखने का एक तरीका होता है वो ये होता है कि 0.9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 बटे में 0.9 के ऊपर बार। 0.12 को देखेंगे पहले। इसका होता है कि जो इस नंबर को एज इट इज लिखिए, इस नंबर को एज इट इज लिख लिया, जिस पे ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसमें से इसको, उस नंबर को इसमें से घटा दीजिए और भाग कर दीजिए किससे, जितने नंबर्स के ऊपर बार है उन सभी नंबर्स की जगह लिख देंगे 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है, डेसिमल के बाद वाले देखने हैं सिर्फ, डेसिमल के बाद जितने नंबर्स के ऊपर बार है उसकी जगह रख देंगे 9, और डेसिमल के बाद जितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है उनकी जगह लिख देंगे 0। ये जाएगा 11/90। और अगर यहां पर 1.12 के ऊपर बार आ जाता, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि पहले ये कंप्लीट जो नंबर है डेसिमल से पहले और बाद जो भी है उस कंप्लीट नंबर को लिख देंगे। 112 लिख दिया, उसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसमें को घटा देंगे और भाग कर देंगे डेसिमल के बाद, क्या डेसिमल के बाद जिसके ऊपर बार है उसकी जगह लिख देंगे 9, तो 2 के ऊपर और 1 डेसिमल के बाद वालों के लिए लिखना है, पहले वालों के लिए कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि पहले वाला है वो कंप्लीट नंबर है अपने आप के अंदर, वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो 112 माइनस 1/111/99। तो ये कंसेप्ट था इसके पीछे। तो अभी क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। इसको लिख देंगे हम क्या, 213 माइनस 2 बटे में कितना आ जाएगा, 99। भाग करना है किससे, 312 माइनस 3/99। यह जाए कितना, 211/99। और भाग को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसको लिख देंगे 99/309। यह जाए कितना, 211/309। यही आपके पास इसका आंसर है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये कंसेप्ट बहुत इजी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 + 0.12, इसको लिख दूंगा 1 + 12/99।
और फिर इसको लिखूंगा तो भी इसकी वैल्यू 99। लेकिन हम इस स्टेप को क्यों बढ़ाएं? जब हम इससे डायरेक्ट इस रिजल्ट के ऊपर पहुंच पा रहे हैं तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 112 कंप्लीट। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या कर देंगे, उसको उसमें से घटा देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, जो डॉट है डेसिमल है उसके बाद जितने डिजिट हैं उन सभी डिजिट्स के लिए 9 और 0 की वैल्यूज हम लिखेंगे। जिसके ऊपर बार है उसकी जगह 9 रख देंगे और जिसके ऊपर बार नहीं है डॉट के बाद उसके लिए 0 रख देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 9। 9 के पहले एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 9। पहले 20 मल्टीपल्स ऑफ 9 का हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले हमें मल्टीपल और फैक्टर्स के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। मल्टीपल्स का मतलब होता है कि एक नंबर को 9 से गुणा करने पर वो क्या वैल्यू आ रही है। जैसे 9 के मल्टीपल्स क्या होंगी कि 9 के जो आगे वाले आएंगे, जो 9 से कंप्लीट भाग हो रहे हैं वो आएंगे। जैसे 9 से क्या भाग हो रहा है, 9, 18, 27। और फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स वो होते हैं जो 9 को कंप्लीट भाग कर रहे हैं। जैसे क्या होगा 1, 3 और 9। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि मल्टीपल्स पूछ रहा है या फैक्टर्स पूछ रहा है। अब इसने पूछ लिया इसमें क्या मल्टीपल्स ऑफ 20 मल्टीपल। तो 9 का जो पहला मल्टीपल होगा वो क्या होगा 9, दूसरा होगा कितना 18, तीसरा कितना होगा 27। ऐसे ही 20 और मल्टीपल क्या होगा 20 गुणा 9 180। ये इसके 20 मल्टीपल हो जाएंगे। उसके बाद हमें निकालना है कि इसके 20 जो मल्टीपल है उसका एवरेज। हमें पता है कि एवरेज क्या होते हैं। एवरेज किसी भी एक नंबर जो सीक्वेंस बना रहा है, एपी बन रही है, यहां पर आपको पता होगा कि एपी बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। मतलब फर्स्ट टर्म में अगर हम कुछ वैल्यू मान लीजिए कोई डिफरेंस डी, कोई वैल्यू डी जोड़ देंगे तो सेकंड टर्म बना देगा। सेकंड टर्म में वही वैल्यू अगर डी और जोड़ देंगे तो थर्ड टर्म बना देगा। इसी प्रकार जो इनका डिफरेंस होना चाहिए वो डी है। तो एवरेज क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। यहां पर कितना हो जाएगा 180 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। इसको 90 प्लस 4.5 94.5 इसकी क्या आ जाएगी एवरेज आ जाएगी आपके पास। आसान क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सपेंशन। अब ये एक्सपेंशन दे दिया आपके पास 1 + y। एलजेब्रा से क्वेश्चन पूछ लिया 1 + y इंटू 1 + y स्क्वायर इंटू 1 + y की पावर 4 इंटू 1 + y की पावर 8 इंटू 1 - y। इसकी वैल्यू आपके पास पूछ ली। ये एलजेब्रा से क्वेश्चन है। अब इसमें जो कंसेप्ट लग रहा है वो ये केवल एक आइडेंटिटी लग रही है। क्या आपको पता है कि a + b इंटू a - b किसके बराबर होता है a + b मल्टीप्लाई बाई a - b। ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर ये चीज आपको आती है तो ये क्वेश्चन आपको देखते ही सही जगह के ऊपर क्या करेगा स्ट्राइक करेगा और आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दो। आपको पता है 1 + y इंटू 1 - y क्या बन जाएगा 1 - y स्क्वायर इंटू 1 + y स्क्वायर इंटू 1 + y की पावर 4 इंटू 1 + y की पावर 8। अब यहां पर फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा। ये इसको a मान लीजिए, इसको b, a - b इंटू a + b। ये बन जाएगा 1 - y की पावर 4 इंटू 1 + y की पावर 4 इंटू 1 + y की पावर 8। अब फिर वही इक्वेशन 1 - y की पावर कितनी 8 इंटू 1 + y की पावर 8। ये किसके बराबर आ जाएगा ये आ जाएगा 1 - y की पावर 16। यही आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आइडेंटिटी आपको याद करनी बहुत जरूरी है। इसके ऊपर कुछ आइडेंटिटी और है जो मैं आपको लिखवा देता हूं एक बार। कि a + b का स्क्वायर, ये आपको पता ही होगा वैसे तो जनरली a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है ये a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ये जनरल फॉर्मूला इसका। a - b है उसका होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। a + b इंटू a - b
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार क्यूब्स में कुछ फॉर्मूले हैं। ए प्लस बी का क्यूब किसके बराबर होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। कुछ ये अलजेब्रा के आपके पास फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों को आपको टिप्स पर रखना है। इससे क्या होगा कि अगर ये फॉर्मूले आपको याद हैं तो क्वेश्चन जल्दी स्ट्राइक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। वन बॉय एंड वन गर्ल टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। एक लड़का, मान लीजिए एक लड़का, लड़के की एफिशिएंसी हम मान लेते हैं बी है, कि एक लड़का एक दिन में बी काम करता है। तो एक बॉय प्लस वन गर्ल, एक लड़का एक दिन में एक काम करता है, एक गर्ल लड़की एक दिन में एक काम करती है। ये किसी काम को कर देते हैं 12 दिन में। तो 12 दिन में काम करना है, मतलब लड़का बी यूनिट काम करेगा और लड़की एक दिन में जी यूनिट काम करेगी। तो बी यूनिट काम 12 दिन करना पड़ेगा लड़के को और जी यूनिट काम 12 दिन करना पड़ेगा लड़की को। तो दोनों मिलकर क्या करेंगे कि बी प्लस जी इंटू 12, 12 इंटू में बी प्लस जी। ये लड़के की एफिशिएंसी है, वो एफिशिएंसी, ये गर्ल एफिशिएंसी। ये लड़के की एफिशिएंसी, ये लड़की की एफिशिएंसी। तो इतना काम ये क्या जाएगा? टोटल वर्क आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद आपसे पूछ लिया कि ए बॉय कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। लड़का है उस काम को 15 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क लड़का कितने दिन में? 15 दिन में कर रहा है। यहां से आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो भाई, ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क। दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे, दोनों को बराबर रख देंगे। 12 इंटू बी प्लस जी, बी वही काम है जो बी 15 दिन में कर रहा है। तो जी 12 जी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3b। तो गर्ल बटे बॉय का रेशियो जो आ जाएगा कि गर्ल एक दिन में अगर 1 यूनिट काम कर रही है तो लड़का एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। अब गर्ल की एफिशिएंसी 1 आ गई हमारे पास, ये रेशियो एफिशिएंसी का आया है, और बॉय की एफिशिएंसी आ गई 4। टोटल काम कितना है? b प्लस जी इंटू 12। तो 4 प्लस 1 5 गुणा 12। टोटल वर्क हो गया है, टोटल वर्क हो गया 12 गुणा 5। आपको निकालना है कि इन हाउ मैनी डेज कैन वन गर्ल कंप्लीट द वर्क। एक लड़की कितने दिन में इस काम को कर सकती है? एक लड़की एक दिन में कितना काम करती है? 1 यूनिट काम करती है। टोटल कितना है? 60। तो 60 डेज आपके पास आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन हाउ मैनी ईयर्स विल रुपीज 1900 प्रोड्यूस एन इंटरेस्ट ऑफ 798 एट द रेट ऑफ 7%। रेट है वो 7%। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास रेट दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपके पास? वो 798 रुपये। रेट 7%, हर साल रेट लग रहा है 7%, और जो हमारे पास ब्याज मिल रहा है वो 798। और प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल 1900। टाइम निकालना है कितने समय में हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूले से हो जाएगा। हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटे 100। ये रेट परसेंट है। प्रिंसिपल कितना है? 1900 गुणा रेट कितना है? 7 बटे 100 गुणा टाइम इज इक्वल्स टू कितना है? 798। 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7 114। टाइम इज इक्वल्स टू 114 बटे 9। 9 6 पे जा रहा है तो टाइम इज इक्वल्स टू 6 ईयर्स। 6 साल में क्या स्टेटमेंट निकली क्वेश्चन की कि 6 साल में 1900 रुपए के ऊपर 7% के हिसाब से जो ब्याज बन जाएगा वो बन जाएगा 798। यही हमें निकालना था इस क्वेश्चन का। आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि इन ए रेस, किसी भी एक रेस में ए साइक्लिस्ट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर इन 625 सेकेंड। डिस्टेंस कितनी है? 500 मीटर। टाइम कितना है? 625 सेकेंड।
लेता है वो इन द फर्स्ट लैप, पहले लैप में, ही कवर्स द सेकेंड लैप ऑफ सेम लेंथ, ये D1 और सेकेंड लैप भी मान लीजिए 500 का ही है, उसके लिए जो वो टाइम लेता है वो लेता है 375 सेकेंड, 375 सेकेंड। हमें निकालना है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। अब हमें पता है कि ये यहां से यहां गया और फिर यहां से यहां गया। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम टेकन। भाई एवरेज यही तो होगा कि टोटल जो डिस्टेंस हमने कवर की है वो कितनी देर में की है। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है? 500 प्लस 500 1000, और टोटल टाइम कितना ले रहा है? 600 और 300 900, और कितना 1000, कितना जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। आगे एवरेज स्पीड इसकी। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे, 1 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल एवरेज चाहिए तो आप इसको एवरेज का क्वेश्चन मान लीजिए या स्पीड एंड डिस्टेंस का निकाल लीजिए। एवरेज स्पीड जो भी होगी, एवरेज स्पीड वेलोसिटी होगी, वो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन के कंसेप्ट के ऊपर ही चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सीकेंट ए प्लस tan a इज इक्वल्स टू 5, और वैल्यू बतानी है सीकेंट a माइनस tan a की। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला जो 9th 10th क्लास में आपके पास आती है ट्रिग्नोमेट्री, वहां से अगर आप देखोगे तो 1 सेकंड के अंदर स्ट्राइक कर जाएगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको स्ट्राइक नहीं होगा। आप क्या करेंगे इसके लिए? आपको पता है कि सीकेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर। अगर मैं इस tan स्क्वायर ए को इधर उठा लाऊं, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। अब इसको अगर हमने 2-4 सवाल पहले ये चीज देखी थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कुछ फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को अगर हम इसमें रखेंगे तो सीकेंट ए प्लस tan ए इंटू सीकेंट ए माइनस tan ए, ये किसके बराबर आ जाएगा? ये 1 के बराबर आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में आपको कुछ चीज कॉमन दिख रही होगी कि अगर आपके पास सीकेंट ए प्लस tan ए दे रखा है तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो 1 सीकेंट ए माइनस tan ए। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? एक दूसरे की रेसिप्रोकल होगी। तो ये वैल्यू अगर 5 है तो ये वैल्यू इसका रेसिप्रोकल कितनी होगी? 1/5 आंसर। इस कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन आपके पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कदम। क्वेश्चन नंबर 18 कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, चौथा प्रोपोर्शन निकालना 19 23 और 38 का। उसके लिए आपको एक कंसेप्ट देखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपसे पूछे मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे ए बी और सी आपके पास 3 नंबर हैं, इनका मीन प्रोपोर्शनल निकालें तो आप तीनों नंबर्स को एक बार देखिए। उसके बाद क्या कीजिए? ए को बी से भाग कर दीजिए और बी को सी से भाग कर दीजिए और दोनों वैल्यूज को क्या कर दीजिए? इक्वेट कर दीजिए। यहां से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा, बी आ जाएगा √AC। तो बी को हम बोलेंगे यहां पर क्या? मीन प्रोपोर्शनल। ये था मीन प्रोपोर्शनल। उसके बाद आपके पास पूछता है कि थर्ड प्रोपोर्शनल, ए बी सी और का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए ए बटे बी कीजिए और सी बटे मान लीजिए कोई भी नंबर, ए बटे बी कीजिए। मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? ए बटे बी इज इक्वल्स टू बी बटे सी। सेम इवन चाहे तो मीन प्रोपोर्शनल पूछ लीजिए या थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ लीजिए। क्वेश्चन है फोर्थ प्रोपोर्शनल का। थर्ड और मीन तो सेम ही हो जाएगा। ए बी सी और सी किसी की भी वैल्यू, अगर ए की वैल्यू दे दे, दो इनमें से 2 की वैल्यू अगर आपको दे दी जाए, फिर देखिए इनमें से अगर 2 की वैल्यू आपको दे दी जाए और तीसरे की वैल्यू पूछ ले, मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ए बी और सी और डी। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा?
ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा डी, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी बाई ए। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। यही फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा दीजिए, बिल्कुल आसान चीज़ है ये। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 19/23 इज इक्वल्स टू 38 बटे ये फोर्थ प्रोपोर्शनल को x मान लीजिए, 19 दूनी 38, x की वैल्यू क्या दे देगी 46। ये आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 19। 19 कहता है कि ए सम ऑफ मनी आफ्टर पीरियड ऑफ 2 years बिकम 34,560। अमाउंट कितनी हो गई, अमाउंट हो गई 34,560। कितने साल के बाद, 2 साल के बाद। एंड इट बिकम्स 41,400। ये अमाउंट A1 है, ये अमाउंट A2 है। 41,472 हो गए कितने, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 years, टाइम बराबर 3 year। आर क्या है, रेट है। कंपाउंडेड, ये है कंपाउंडेड। अब आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मान लीजिए 100 रुपए के हिसाब से अगर 1 साल का ब्याज 10% का मैं कह दूं ब्याज है, 2 साल तक आपको कितना अमाउंट देनी पड़ेगी, 10% रेट है, कंपाउंडेड 2 साल। तो आप क्या करते हो, 110/100, ये पहले साल का ब्याज, और ब्याज के ऊपर ब्याज लगाकर क्या लगा दोगे, 110/, ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास कुछ प्रिंसिपल था P, उसके ऊपर कुछ R%, 100 + R/R, भाई इतना ब्याज लगा होगा, R% का ब्याज लगा होगा 2 साल तक, इसका स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आपके पास बनेगी 34,560 रुपये, 34,560। और इसी वैल्यू के ऊपर अगर 100 + R/, 3 साल अगर ब्याज लग जाता तो बन जाता है आपके पास 41,472। ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है। आपको निकालना है आर की वैल्यू। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर कर देंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। मान लीजिए मैं इसको यहीं पर डिवाइड कर रहा हूं, तो P से P गया, इसकी 2 पावर से इसकी 2 पावर गई, तो यहां पर 1 पावर बच गई। ये सारा कट गया, ये कट गया, ये बच गया क्या, 100 + R/100 इज इक्वल्स टू 414 बटे में 34,560। अब आपको इसको सोल्व करना आना चाहिए। आप देखोगे कि ये भी 9 से भाग जा रहा है और ये भी 9 से भाग जा रहा है। कैसे, क्योंकि 6 और 5 11, 4 15, 3 18। किसी भी नंबर का जोड़ अगर 18 बन रहा है, मतलब 9 का मल्टीपल बन रहा है, किसी भी नंबर का जोड़ अगर 9 का मल्टीपल बन रहा है तो नंबर उससे क्या होगा, किसी भी नंबर के डिजिट्स का जोड़, किसी भी नंबर के डिजिट्स का जोड़ अगर 18, 27, 36 या कोई भी 9 का मल्टीपल बन रहा है तो वो क्या होगा, 9 से वो भाग होगा। तो 9 से इसको काटेंगे, कितने बच जाएगा, 9 3 27, कितना बच गया, 4 3 7, 9 8 72, 3 9 4 36। ये 9 पर कितने जाएगा, 9 4 36, 5 9 6 54, 9 8 72। अब ये देखिए कितने बचा रहा है, ये मेरे को यहाँ पर बड़ा से बड़ा 4 पर जाता हुआ दिख रहा है। 4 पर 4 नहीं 36, 2 4 6 24, 4 पर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 5 20, 1152/2। अब ये फिर 2 पे काट देंगे तो कितने बनेगा, 5 7 576। ये कितने में जाएगा, 2 पर 4 दूनी 8, 80। अब 576/480 फिर से कितने में जा रहा है, 2 पे अगर हम काटेंगे तो 240, और इसको अगर 2 पे काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 पर 120, ये कितने पर 142, कितने पर 60, और ये कितना जा रहा है 71। कितने का, 71/60। 71/60 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास। इसको इस प्रकार से मत कीजिए, आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए। कैसे, इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर 414/472, यहाँ पर ये आपके पास वैल्यू आ गई। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, बटे में 34,560 इज इक्वल टू 100 + R/100।
एक तो तरीका है कि आप आर ऑप्शंस में से आर की वैल्यू उठाकर रख लीजिए, और उस वो अगर तरीका काम नहीं कर रहा तो उसको क्या कर लीजिए, भाग कर लीजिए। यहां से अगर आप देखोगे तो ये कितने में जा रहा है, 9 पर जा रहा है हमारा, 9 3 27, 9 8 72, 9 चौक 36। 9 पर कितने में जा रहा है, 9 चौक 36, 9 6 54, 9 चौक 36, 9 6 54, 0, 9 5 45, ये 414 72 है भाई, 9 चौका 36, 9 6 54, 9 8 72, 4608 बटे 3840। अब ये देखें यहाँ पर कितने पर जा रहा है, 8 पर लगभग जाता हुआ दिख रहा है, और 16 पर भी जा रहा है, तो 16 दूनी 32, 16 चौका 64, 240। ये 16 पर 16 दूनी 32, और 16 पर नहीं जाएगा भाई, इसको काटिए 8 पर, 8 से 24, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 8 8 64, ये 8 पे जाएगा, 8 5 40, 8 6 856, और 8 6 48, 576 बटे 480। अब यहाँ पर आर अगर फिर से अगर 2 पे कट रहा है तो कितने में, 240, और ये कितना, 2 दूनी 4, 288 बटे 240, ये कितने में जाएगा, 144 बटे 120, ये 12 से कितना पे, 12 बटे 10, इसका जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 12 बटे 10। 100 प्लस आर बाई 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 बटे 10। हो तो ये वहीं पर भी जा रहा था लेकिन थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई कैलकुलेशन में, तो 12 बटे 10 कितने पे, 2 का 10 पर, भाई 2 रुपये बढ़ रहे हैं, 10 रुपये पर 2 रुपये बढ़ रहे हैं एक साल में, तो परसेंट कितना आ जाएगा, 20% रेट इज इक्वल्स टू 20%, तो 20% इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, 19-20 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपका जो है वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, वो छुड़वा दिया है। ये क्वेश्चन थे जो फर्स्ट शिफ्ट में आपके पास हेड कांस्टेबल में आए थे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जैक्ट मैं कह सकता हूं कि आपको दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा उसमें देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इस वीडियो को आराम से देखें और अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।